हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 1 संबंध एवं फलन के बारे में बताऊंगी। आज की वीडियो पार्ट 17 में हम जानेंगे। देखो, इससे पहले हमने कुछ विविध उदाहरण देखे थे, ठीक है। उन्हीं से संबंधित कुछ और विविध उदाहरण हम देखेंगे, जैसे 45, 46, 47 एंड 48। तो आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखो, सबसे पहले विविध उदाहरण 45, ठीक है। 45 उदाहरण में आपको क्या पूछा गया है, जैसे निर्धारित कीजिए कि समुच्चय R में प्रदत्त निम्नलिखित द्विआधारी संक्रियाओं में से कौन सी सहचर्य है और कौन सी क्रम विनिमय है, ठीक है। आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि A स्टार B जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और जो प्रत्येक अवयव A और B है वो कैसे हैं, वो वास्तविक संख्याओं से संबंधित है, ठीक है। तो आप देखो, क्रम विनिमय के लिए आप क्या दिखाते हो, क्योंकि आपको दो चीजें दिखानी है, क्रम विनिमय और सहचर्य, ठीक है। तो क्रम विनिमय के लिए आप क्या करते हो, हमेशा जो आपके पास अवयव हैं उनके साथ आप जो द्विआधारी संक्रिया का उपयोग कर रहे हो उनका क्रम विनिमय कर देते हो, मतलब उसका क्रम बदल देते हो। और क्रम बदलने के बाद भी आपको अगर वही प्राप्त हो जाए तो वो क्या होता है, क्रम विनिमय को क्या करेगा, दिखाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, ए स्टार बी करो या बी स्टार ए करो वो 1 ही आ रहा है, ठीक है। ए स्टार बी करने पर या बी स्टार करने पर वो 1 ही प्राप्त होगा, मतलब प्रत्येक अवयव जो है ए और बी वो कैसे हैं, वास्तविक संख्याओं से संबंधित है, ठीक है। साथ ही अगर आप सहचर्य की बात करोगे तो सहचर्य में क्या होता है कि आप 3 अवयव लेते हो। तो इसमें क्या है कि उसमें भी आपका क्रम बदल जाता है कि आप ए स्टार बी मतलब ए और बी को पहले हल करो, फिर उसके साथ सी को करो, या फिर बी और सी को हल करके उसके साथ ए को हल करो। तो यहाँ पर आप इसमें देखते हो, जैसे ए स्टार बी स्टार सी है, तो ए स्टार बी का मान 1 है, 1 स्टार सी आ गया, और 1 स्टार सी भी किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार बी स्टार सी भी 1 है, ठीक है। और ए स्टार 1 करोगे तो 1 के बराबर आ रहा है। तो आप अगर क्रम बदल रहे हो और साहचर्य की जो भी आपकी तरीका है अगर उसको देख रहे हो तो दोनों में मान बराबर आ रहा है, ठीक है। और इसमें तीनों अवयव कैसे हैं, आर से संबंधित है। तो इससे क्या प्राप्त हो जा रहा है कि ये ए स्टार बी स्टार सी या फिर ए स्टार बी स्टार सी जो आप कर रहे हो ये बराबर आ रहा है। तो इससे संबंध, इससे आप दिखा सकते हो या बता सकते हो कि जो आर है, ठीक है, जो संबंध आर है आपका, ये समुच्चय आर है, ये क्या है, ये सहचर्य भी है और क्रम विनिमय भी है, मतलब दोनों चीजों को दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा भाग जो है उसमें क्या बोला गया है कि ए स्टार बी को कैसे परिभाषित किया गया है, ए प्लस बी बटे 2, ठीक है। और फोर ऑल मतलब कि इसमें प्रत्येक अवयव जो है ए और बी वो आर मतलब वास्तविक संख्याओं से संबंधित है, ठीक है। देखो, अब इसमें कैसे दिखाया गया है, यहाँ पर आप हल जब इसको कर रहे हो कि ए स्टार बी जो है ए प्लस बी बटे 2 मतलब ए प्लस बी बटे 2 के बराबर है, ठीक है। और क्रम विनिमय के लिए आप क्या करते हो, क्रम को बदल देते हो। तो यहाँ पर ए प्लस बी बटे 2 करो या बी प्लस ए बटे 2 कर रहे हो, दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो जब क्रम विनिमय करने के बाद मतलब क्रम को परिवर्तित करने के बाद भी आपको बराबर मिल रहा है तो ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के बराबर ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और इसमें प्रत्येक अवयव कहते हैं वास्तविक संख्याओं से संबंधित है। तो इसमें क्या हो गया, क्योंकि दोनों का क्रम बदलने के बाद भी आपको वही चीजें मिल रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, आर जो है वो क्रम विनिमय है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो सहचर्य के लिए तो ए स्टार बी स्टार सी के बारे में देख रहे हो, तो ए स्टार बी क्या है, ए प्लस बी बटे 2, ठीक है, ऐसे परिभाषित किया गया है। तो इसके साथ स्टार सी मतलब अब क्या है, ये ए का काम कर रहा है, ए स्टार बी, तो उसको कैसे है, अब देखो ए प्लस सी आ गया, ए प्लस बी बटे 2 प्लस सी बटे 2 आ जाएगा। इसको आपने जब हल करा तो ये कितना मिला, ए प्लस बी 2 सी बटे, और ये दोनों गुना हो जाएंगे तो बटे 4, ये प्राप्त हो गया। अब इसका क्रम परिवर्तित करके देखते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, अब देखो बी स्टार सी के स्थान पर क्या आएगा, बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। अब ए स्टार बी प्लस सी बटे 2 आया तो ये कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 आ गया। अब आप जब इसको हल करोगे तो कितना प्राप्त होगा, 2a प्लस बी प्लस सी बटे 4 प्राप्त हो गया। अब देखो
यहाँ पर जो आपने इसका मान प्राप्त किया वो ये मिल रहा है, और इसका मान जो है वो ये आ रहा है। दोनों बराबर नहीं है। क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये सहचर्य के नियम को परिभाषित नहीं कर रहे हैं। मतलब ये इसका इसका मतलब क्या है, स्टार जो द्विआधारी संक्रिया स्टार है वो सहचर्य नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार बता सकते हो आप। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगले प्रश्न में क्या है, देखो उदाहरण 46 में क्या बोला गया है कि आपको एक समुच्चय दे रखा है ए, जिसमें तीन अवयव हैं, एक दो तीन से स्वयं तक के सभी एकेकी फलन की संख्या बतानी है। अब देखो एकेकी फलन क्या होता है कि प्रत्येक अलग अलग अवयवों के लिए हमें भिन्न भिन्न अवयवों के लिए भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि दो अवयवों का एक मान मतलब एक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, अलग अलग अवयव के अलग होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या है, एक सूत्र का उपयोग करते हैं एकेकी फलन को प्राप्त करने के लिए। कैसे, इनकी संख्या जब आपको निकालनी होती है तो क्रमचय n लेते हो, ठीक है, फैक्टोरियल n, जिसमें n जो है अवयवों की संख्या है। और यहाँ पर अवयवों की संख्या कितनी है, तीन, तो n के स्थान पर तीन आ गया। और जब आप इसको खोलते हो तो क्या होता है कि जो संख्या आपके पास है उसकी वन तक की गुना होती है। जैसे थ्री, थ्री के बाद क्या आता है, टू आता है, फिर वन आता है, ठीक है। तो वन के साथ गुना करोगे तो वही आएगा, तो थ्री टू जा किसके बराबर आ गया, सिक्स के बराबर आ गया। ठीक है, तो आप इस प्रकार एकेकी फलनों की संख्या बता सकते हो। अगला प्रश्न देखो आपके पास क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक समुच्चय दे रखा है जिसमें तीन अवयव हैं, एक दो तीन, ठीक है। तब आपको सिद्ध करना है कि ऐसे संबंध बताने हैं जिनकी संख्या चार है, मतलब ऐसे संबंधों की संख्या बतानी है जिसमें एक दो तथा दो तीन, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है कि उसमें ये दोनों युग्म जो है होने चाहिए, और जो समतुल्य तो है, समतुल्य भी है, संक्रामक भी है, और किंतु सममित नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसे संबंध आपको बताने हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक अवयव मतलब एक समुच्चय दे रखा है ए, ठीक है। ए में कितने अवयव है, तीन है। तो ए के साथ ही आप क्या करोगे, कार्तीय गुणन करोगे, देखते हैं उसमें कितने युग्म बन सकते हैं। तो जब मैं इसका कार्तीय युग्म बनाती हूँ तो मुझे देखो क्या मिल रहा है, वन का वन के साथ मिलेगा, वन का फिर दो के साथ बनेगा, तीन के साथ बनेगा, फिर दो का वन के साथ, दो का दो के साथ, दो का तीन के साथ, फिर तीन का वन के साथ, तीन का दो के साथ, तीन का तीन के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये युग्म प्राप्त हो गए। अब देखो आपको ऐसा संबंध बनाना है, तो आपने एक प्रथम संबंध बनाया जिसमें समतुल्य दिखाना है। तो समतुल्य दिखाना है तो वन का वन के साथ, टू का टू के साथ, थ्री का थ्री के साथ युग्म आपके पास होना चाहिए। तो आपने तीनों युग्म ले लिए। फिर आपको बोला गया कि वन टू टू थ्री तो होने ही चाहिए, तो आपने ये भी ले लिया। अब देखो समतुल्य और संक्रामक बताना है, तो संक्रामक के लिए देखो अगर वन का टू के साथ संबंध है और टू का थ्री के साथ संबंध है तो वन का थ्री के साथ भी होना चाहिए, है ना। तो ये आपको लेना पड़ेगा क्योंकि संक्रामक दिखाना है। और ये सम्मित नहीं है क्योंकि जैसे अगर वन टू है तो टू वन भी होना चाहिए, मतलब इसका क्रम विनिमय होने के बाद भी वो युग्म होना चाहिए। बट यहाँ पे तो टू वन नहीं है इसमें, तो ये सबसे छोटा आर वन संबंध मिल गया जिसमें जो कि समतुल्य और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। इसी प्रकार इसमें हम एक युग्म बढ़ा देते हैं दो वन। ठीक है, जब आपने दो वन बढ़ाया तो देखो समतुल्य तो ये है क्योंकि तीनों वन का वन के साथ, टू का टू का और थ्री का थ्री के साथ आपके पास युग्म है। अब देखो संक्रामक के लिए हम क्या देखते हैं, संक्रामक के लिए जैसे वन का टू है और टू का वन है तो वन वन होना चाहिए, तो मिल रहा है। ठीक है, और देखो जैसे यहाँ पर टू का वन है और वन का थ्री है, तो टू का थ्री भी होना चाहिए, ये भी मिल रहा है, मतलब ये संक्रामक हो रहा है। समतुल्य भी है और संक्रामक भी है। और सम्मित क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अगर थ्री टू का थ्री के साथ तो थ्री का टू के साथ भी होना चाहिए, बट इसमें तो नहीं है, तो ये संक्रामक मतलब ये सम्मित नहीं होगा। दूसरा संबंध मिल गया। आप तीसरा देखते हैं इसमें, तो आपने क्या करा, इसी प्रकार आपने एक और युग्म बढ़ा दिया, तीन और दो। ठीक है, जब आप तीनों दो बढ़ा रहे हो तो देखो वन का टू के साथ है, टू का थ्री के साथ है, तो वन का थ्री के साथ ये भी मिल गया। टू का थ्री के साथ है, थ्री का टू के साथ है, तो टू का टू के साथ ये भी प्राप्त हो गया। वन का थ्री के साथ है, थ्री का टू के साथ है, तो वन का टू के साथ भी होना चाहिए, ये भी प्राप्त हो गया। तो ये क्या है, समतुल्य और संक्रामक तो गया, किंतु सममित की बात करें तो सममित का अगर टू का थ्री के साथ है, थ्री का टू, ये तो मिल रहा है। वन और थ्री है तो थ्री वन भी होना चाहिए, बट इसमें तो कहीं थ्री वन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सम्मित नहीं हो रहा है। तो ये तीन संबंध तो आपको ऐसे प्राप्त हो गए जो समतुल्य संक्रामक तो है परंतु सम्मित नहीं है।
अब देखो इसमें अगर आप आगे भी कुछ युग्म बढ़ा रहे हो, जैसे 1 2 का अगर 2 1 लो, ठीक है, तो आपको 3 2 भी लेना पड़ेगा। मतलब अगर आप इसको बढ़ा रहे हो 2 3 3 2, तो इसमें पहले से है, ठीक है, और 1 3 ले रहे हो तो 3 1 भी। मतलब आप इनको, ये जो युग्म आपके बचे हुए हैं, ये आप नहीं बढ़ा सकते हो। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि ऐसा करेंगे तो हम क्या है, इसमें जो संक्रामकता है वो देखो इसमें संक्रामकता बनाए रखने के लिए हमें बाकी के युग्म भी लेने पड़ेंगे। मतलब अगर कोई एक बढ़ाते हो तो दूसरा भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए इससे क्या हो जा रहा है कि मतलब जब आप ये युग्म पढ़ा रहे हो तो इसके लिए हम क्या है, सारे युग्म लेने के लिए बाध्य हो जा रहे हैं। अब सारे युग्म ले लिए तो वो क्या है, सार्वत्रिक संबंध बन जाएगा, और अगर ये सार्वत्रिक संबंध बन गया तो फिर तो वो सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा, समतुल्य भी होगा। बट हमें तो सममित नहीं दिखाना था, तो आपके पास यही 3 संबंध ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जो समतुल्य और संक्रामक तो है, परंतु सममित नहीं है। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा करने पर हम संक्रामकता बनाए रखने के लिए शेष शेष युग्म को लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे, और इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त संबंध जो है वो सममित भी हो जाएगा, जो अभिष्ट नहीं है था। अभिष्ट संबंधों की कुल संख्या कैसी होगी? 3 हो। ठीक है, सिद्ध हो गया। अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें आपको क्या दिखाना है, सिद्ध करना है कि समुच्चय। देखो इसमें एक समुच्चय दे रखा है जिसमें 3 अवयव है, 1 2 और 3, ठीक है। इसमें 1 2 तथा 2 1 को अंतर्विष्ट करने वाले, मतलब कि एक ऐसा संबंध बनाना है जिसमें 1 2 और 2 1 होने चाहिए, ठीक है। करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या बतानी है, ठीक है। अब देखो अगर इसमें देखा जाए तो देखो ए है, इस पे 3 अवयव हैं। जब मैं ए के साथ कार्तीय गुणन कर रही हूँ तो आपके पास कितने युग्म बन रहे हैं? जैसे 1 का 1 के साथ बनेगा, फिर 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ, ये युग्म आपको प्राप्त हो रहे हैं। इसका अगर पहला संबंध आप देख रहे हो, तो प्रथम संबंध में देखो क्या है कि 1 का 1 के साथ तो आपको, देखो अगर तुल्यता संबंध दिखाना है तो वो समतुल्य होना चाहिए। तो समतुल्य में तो आपको 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ लेना ही होगा। फिर आपको दिया गया है कि 1 और 2 और 2 और 1 आपके पास इसमें रखने चाहिए, मतलब इसमें अंतर्विष्ट करने हैं, तो ये आपने रख लिया, ठीक है। तो देखो इसमें क्योंकि देखो अगर मैं देखो तुल्यता संबंध के लिए तो एक सममित और संक्रामक भी होना चाहिए। तो सममित के लिए क्या है, 1 और 2 लिया है तो 2 और 1 भी मिल रहे हैं आपको, 1 1 है, 2 2 है, सब तुल्य तो ये हो ही रहा है। और संक्रामक के लिए क्या होता है, जैसे 3 का 3 के साथ, जैसे इसमें देखिए 1 का 1 के साथ है और यहाँ पे 1 का 2 के साथ है, मतलब 1 का 2 के साथ होना चाहिए, वो भी प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या है, पहला सबसे छोटा संबंध है जो कैसा है, जो तुल्यता संबंध दिखा रहा है। इसके बाद आगे अगर आप एक और संबंध बनाते हो और इसमें कुछ युग्म बढ़ाते हैं, जैसे 2 3 बनाया, तो तुल्यता दिखाने के लिए आपको 3 2 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने ऐसे लिया देखो 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो 1 3 भी लेना पड़ेगा, ये आपने ले लिया। और अगर 1 3 लिया है तो 3 1 भी लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, इसमें सारे युग्म आ जा रहे हैं। और अगर ये सारे युग्म आ जा रहे हैं तो कैसा बन जा रहा है, सार्वत्रिक संबंध बन जा रहा है। तो देखो क्योंकि R2 सार्वत्रिक संबंध बन रहा है, और सार्वत्रिक संबंध तो ऐसा हो गया कि उसमें सारे युग्म आ गए, तो इससे अलग तो कोई संबंध बन ही नहीं सकता है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि 1 2 तथा 2 1 को अंतर्विष्ट करने वाले जो तुल्यता संबंध है उनकी संख्या 2 है, ठीक है। तो अगले भाग में हम क्या है, इन्हीं से संबंधित कुछ और उदाहरण देखेंगे, जैसे विविध उदाहरण 49 50 और 51, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।